ये जो कई लोगों को बनाने की मुहिम में लगा हो, कई लोगों को सलाह मशविरा देता रहा, उनको फ़ायदा भी हुआ हो, वो खुद के लिए वही काम करे तो नतीजे क्या आएंगे, इसमें सभी की दिलचस्पी रहती है। प्रशांत किशोर एक ऐसे ही स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं जिन्होंने कई पर लगभग ज़्यादातर बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए रणनीतियाँ बनाई, चुनाव की योजना बनाई और अब उन्होंने अपनी पार्टी खुद बनाई है। उन्होंने राजनीति में आने का मन पहले से बना लिया था। आपको याद होगा कांग्रेस से उनकी कुछ बातचीत भी चल रही थी, बात बहुत आगे नहीं बढ़ पाई। खैर, उन्होंने जन सुराज अभियान की पहले शुरुआत की और अब औपचारिक तौर पर इसे पार्टी के रूप में तब्दील कर दिया है। इस पर हम बातचीत करेंगे। सुशासन से जन सुराज, ये बात इसलिए लिखी हुई है क्योंकि आप जानते हैं नीतीश कुमार की इमेज जो है वो सुशासन बाबू के तौर पर बनाई गई। उससे पहले का एक दौर रहा, उसको जैसे कि कहा जाता है विपक्षी पार्टियों की तरफ से या फिर जो आरजेडी के खिलाफ पार्टियां उस समय पर रहीं, जंगल राज का भी नाम दिया गया। तो अलग अलग मौके रहे। अब ये जन सुराज जो है कितना अपील करेगा, इसको जानने समझने का आज प्रयास करेंगे। कई वरिष्ठ पत्रकार मेहमान के तौर पर मेरे साथ जुड़ेंगे, इसको हम समझें। उससे पहले आपको कुछ जानकारियां दे देते हैं। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो एक गैर राजनीतिक नाम की ज़बरदस्त चर्चा हुई। वो प्रशांत किशोर का नाम था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी कैंपेन जो है उसको डिज़ाइन किया था प्रशांत किशोर ने, पीके के नाम से आप जानते हैं। इसके बाद से ही पॉलिटिकल पार्टियों की दिलचस्पी भी पीके में बढ़ गई। उनको लगा कि पीके में कमाल है। इसके बाद एक उनके क्लाइंट्स या पार्टियां बढ़ती गईं। इन 10 सालों में कई दलों के लिए उन्होंने सफल रणनीति बनाते हुए अपनी पहचान बनाई। प्रशांत किशोर ने अब अपनी नई पार्टी जन सुराज को लॉन्च कर दिया है। बताया जा रहा है कि पीके की जन सुराज पार्टी में नेताओं के साथ ही पूर्व अधिकारियों तक और समाज के हर वर्ग से जो लोग आ रहे हैं उनको जोड़ा गया है। जन सुराज से जुड़े कद्दावर चेहरों की बात करें तो केंद्र में मंत्री रह चुके डीपी यादव, बीजेपी के पूर्व सांसद छेदी पासवान, पूर्व सांसद पूर्णमासी राम से लेकर मुनाजिर हसन तक कई बड़े नेता इस पार्टी से जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही पार्टी के साथ 100 से अधिक पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी जुड़े हैं। पार्टी की घोषणा के पहले पीके ने 2022 में जन सुराज अभियान भी चलाया और अब तक लगभग 5000 किलोमीटर तक का सफर तय कर चुके हैं। प्रशांत किशोर वैसे तो अपने अनुभवों के जरिए कई दिग्गजों को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन अब अपनी पार्टी को कहां तक पहुंचा पाते हैं, साथ ही साथ जन सुराज पार्टी का क्या होगा राजनीतिक भविष्य, इस पर चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर आधिकारिक तौर पर अपनी राजनीतिक पार्टी यानी जन सुराज पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत 2 साल तक जन सुराज यात्रा के जरिए बिहार के गांवों, शहरों, कस्बों की खाक छान चुके हैं। लॉन्चिंग के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि आप सभी को जय बिहार इतनी जोर से बोलना है कि कोई आपको और आपके बच्चों को बिहारी न कहे और ये एक गाली जैसा न लगे। आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए, बंगाल तक पहुंचनी चाहिए। जहां बिहार के छात्र हैं इसे तमिलनाडु, दिल्ली और मुंबई तक पहुंचना चाहिए, जहां भी बिहारी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें पीटा गया। बिहार अपनी मिट्टी, अपने पूर्वजों की इस मिट्टी के सम्मान में एक नारा मैं बोलूंगा जय बिहार। आप सबको अपनी पूरी ताकत से बोलना है जय जय बिहार। उसके बाद ही कार्यक्रम शुरू होगा। दिखाइए आप में कितनी ताकत है। जय बिहार। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी को लेकर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर भ्रम फैला रहे हैं, दरअसल वो बीजेपी की बी टीम है। मीसा भारती ने कहा कि प्रशांत किशोर एनडीए को मदद करने के लिए अपनी पार्टी बना रहे हैं। प्रशांत किशोर जी तरह तरह की बातें मीडिया के माध्यम से ही सुनने को आ रहा है और आज सुना कि वो अपनी पार्टी को लॉन्च करेंगे। और कुछ मीडिया के भाइयों ने ये भी पूछा कि शायद वो अपनी पार्टी का नाम भी रखेंगे। तो अभी तक जो मीडिया में बातें आ रही थी वो तो जन स्वराज पार्टी के नाम से आ रही थी। क्या अब उसका नाम भारतीय जनता पार्टी बी टीम रखा जाएगा क्या? इससे पहले राजनीतिक रणनीतिकार से कार्यकर्ता बने प्रशांत किशोर अपने राजनीतिक दल के औपचारिक लॉन्च के लिए भारी संख्या में समर्थकों की उपस्थिति में अपने आवास से रवाना हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
तस्वीरें देखकर तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बढ़िया तैयारी जो है वो प्रशांत किशोर ने की, और है भी वो रणनीतिकार बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे साथ कई वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे और मेरे साथ इस समय अरुण पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार और आलोक कुमार जी दो मेहमान जुड़ चुके हैं। आलोक जी मेरे साथ यहीं मौजूद हैं स्टूडियो में, अरुण जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं और अमृतांशु जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमृतांशु जी मैं आपका भी स्वागत करता हूं। आलोक जी, अरुण जी, ए से ही आज सारे मेहमान हैं, ये भी बड़ा इत्तेफाक है। चलिए शुरुआत आलोक जी आपसे करता हूं। मुझे बताएं प्रशांत किशोर को लेकर आपकी राय क्या है। देखिए, एक होता है, अभी मैं ऐसे ही बात कर रहा था और हम बात करते करते इस चर्चा पर पहुंचे कि जब डायरेक्टर एक्टर बनता है तो उसकी सफलता के चांसेस कितने होते हैं, ये थोड़ा समझने जैसी बात होती है, क्योंकि हर डायरेक्टर अच्छा एक्टर बन जाए, ये हालांकि फिल्मी भाषा की बात हो गई। रणनीति बनाना अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना और पॉलिटिक्स में अपने आप को स्थापित करना, ये एक बिल्कुल अलग विधा होती है। और ये इसलिए भी उठ रहा है सवाल क्योंकि आपको याद होगा अभी कांग्रेस के साथ में बड़ा ऐसा लग रहा था कि एक हद तक बस चले ही गए, महासचिव पद की मांग भी, ये सब हालांकि किसी ने पुष्टि नहीं करी, लेकिन खूब चर्चाएं चलती रही कि महासचिव पद मांग रहे थे। खैर, अभी क्या लगता है आपको, कितनी तैयारी से उतरे हैं और क्या भविष्य इनका लग रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर में कसमसाहट थी, ये तो बार बार दिख रहा था। जैसा आपने कहा कि मतलब 2 साल से वो लगभग अपने को बिहार के लिए समर्पित कर चुके हैं या इस पॉलिटिकल मुहिम के लिए समर्पित कर चुके हैं। तो ये उनसे उम्मीद नहीं थी कि कोई डायरेक्टर बिना एक्टर के एक फिल्म बना रहा हो और 2 साल तक पदयात्रा कर रहा हो। तो ये थोड़ा सा समझ में आता है कि वो डायरेक्टर अपने लिए फिल्म बना रहा हो और उसमें ऑनेस्टी हो, ईमानदारी हो और उसके लिए लगा पड़ा हो। तो ये एक समझने वाली बात है कि उस लगे पड़े होने से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन पॉलिटिक्स, किसी से आप एक्टिंग कराते हैं और किसी का डायरेक्टर होते हैं, बहुत फ़र्क होता है। आज वो दिखा उनके स्टेज परफॉर्मेंस से कि डायरेक्टर तो हो सकते हैं, लेकिन एक्टिंग में कहीं ना कहीं तैयारी करके मतलब मंच पर आए हो नहीं। लेकिन मास कनेक्ट जो है ना, पहली बात मैं सुन रहा था कि जब वो बोल रहे थे शराबबंदी हटा करके उसका पैसा हम लगाना चाहते हैं शिक्षा में जी। तो बिहार जिस भीड़ से कनेक्ट हो रहे थे, वो बड़ा एथिकल लोग हैं वहाँ के। उनको ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि शराबबंदी फिर ज्ञान की बात दोनों कैसे कोलैबोरेट करेंगे। और जब शराबबंदी की बात नीतीश कुमार ने अपने को पैकेजिंग किया था शराबबंदी करके, उस समय और उसके बाद तक बहुत दिनों तक वो साथ रहे थे। जेडीयू के उपाध्यक्ष थे। एक मोड़ ऐसा भी आया कि जनता दल यूनाइटेड लगभग प्रशांत किशोर को दे दिया गया था और वो सरकार में ऐसे सलाहकार थे। तब उस समय उनको ये ख्याल नहीं आया और उस समय शराबबंदी को लेकर के जो जिद है या जो भी है, एक एथिकल स्टैंड है नीतीश कुमार का, उसको कहते हैं कि 1 घंटे में आएंगे और शराबबंदी बंद कर देंगे। आज उन्होंने खुलासा किया कि शराबबंदी से जो पैसा मिलेगा हटाने से, उसको हम वहाँ की पढ़ाई में लगाएंगे। और वो जो भीड़ वहाँ जुटी थी, जिसको बड़े इथिकल वे में वो लाए थे, वो थोड़ी उस मैसेज से डिस्कनेक्ट कर रही थी कि आखिर कैसे। तो ये एक्टर थोड़ा सा वहाँ खिसकता हुआ लग रहा था कि आगे क्या होगा। बट फिर भी ये भीड़ भाड़ और ये सारी चीज़ें देख के लगता है कि वो माहौल बनाने में बड़े कामयाब हैं। और जो मेरी जानकारी रही उस समय पर, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल एक अटेम्प्ट रहा है कांग्रेस की तरफ से, अगर हाल के दिनों में देखा जाए तो एक ही चीज़ जो रही वो बड़ी कामयाबी वाली चीज़ रही। और उसकी भी स्ट्रैटेजी या कहीं ना कहीं उसकी सलाह मशवरे के तौर पर, क्योंकि मुझे याद है प्रशांत किशोर इससे पहले कह चुके थे कि जनता से कनेक्ट करना चाहिए राहुल गांधी को और राहुल गांधी को लोगों के बीच में जाना चाहिए, तो उस सलाह को माना गया। उन्होंने तो बाकायदा एक प्रेजेंटेशन भी रखा था। अरुण जी, मुझे ये बताइए कि एक इंक्लिनेशन की बात है, जनता दल यूनाइटेड में तो कितने महत्वपूर्ण रहे हैं ये हम जानते ही हैं। प्रशांत किशोर लगभग उनको तो ऐसा माना जा रहा था कि वारिस अगले वही दिखाई दे रहे हैं। ये बात अलग है कि फिर दूर हो गए। बीजेपी की शुरुआती दौर की स्ट्रेटेजी, प्रधानमंत्री मोदी का जो कैंपेन है उसको लॉन्च करना, कांग्रेस के साथ अभी ये प्रशांत किशोर जब अपनी पार्टी के साथ आए हैं तो ये किसके करीब किससे दूर, कुछ ऐसा लगता है? क्योंकि मीसा, ये जो अभी आपने आरजेडी का एक कमेंट सुना और उसमें वो बता रहे हैं बीजेपी की बी टीम कहा जाए, इस तरह के आरोप उन पर लगते रहेंगे। हो सकता है कांग्रेस का बीजेपी जो है इनको कांग्रेस की बी टीम कहे, लेकिन फिर भी इनका इंक्लिनेशन कहीं दिखता है या आपको लगता है ये एक अलग मॉडस ऑपरेंडी में आम आदमी पार्टी की तरह काम करेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर ने 2 साल की जो यात्रा, पहले आलोक जी बता रहे थे, थोड़ा सा उसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ। प्रशांत किशोर, पता नहीं आज आपने उनको एक्टर के रूप में देखा कि डायरेक्टर के रूप में देखा। पार्टी तो उन्होंने लॉन्च की है, सब कुछ वही है, लेकिन एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। मतलब वही बात हो गई कि खड़गे साहब अध्यक्ष हैं, अब वहाँ खड़ा संस्कृति चल रही है, सब कुछ सोनिया, राहुल और प्रियंका तय करती हैं। तो प्रशांत जी के यहाँ मनोज भारती, वो IAS अधिकारी, IITN
भले ही कार्यकारी अध्यक्ष, वहां चलेगी किस? और चलिए अभी वो डायरेक्टर ही के रोल में एक्टर बने रहेंगे। एक्टर क्या, नीतीश कुमार के साथ तो कोई एक्टर बने ही थे ना। आलोक जी ने ठीक ही रिकॉल किया कि प्रशांत किशोर पहले आए उनके रणनीतिकार के रूप में, और 15 के चुनाव को, विधानसभा के 15 के चुनाव में तो नीतीश कुमार ही लगातार सिरे देते रहे। हालांकि हम लोग उस हद तक नहीं दे रहे थे। यहाँ तो लालू और नीतीश की दोस्ती रंग लाई थी, पिछड़े एकजुट हो गए, और मोहन भागवत का वो बयान ले डूबा बीजेपी, तो वो जीत थी जो। अब चलिए प्रशांत किशोर को तो श्रेय नीतीश कुमार ही दे रहे थे कि भाई इन्हीं के कारण हम जीते। उसका असर हुआ कि सरकार में सलाहकार बनाया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, और तो और बाद के दिन में तो फिर वो ललन सिंह पहले नंबर 2 कहलाते थे, प्रशांत किशोर को नंबर 2 बनाया प्रशांत। अब वो पॉलिटिक्स में तो आ गए थे, अब पॉलिटिक्स में मिस मैच हो गया हो, तो फिर हम लोगों को लगा कि जो अपना उनका धंधा है उसी में लगे रहेंगे। लेकिन उनको एक टीस थी कि नहीं, अपनी ही पार्टी बनाएंगे। जिस नीतीश कुमार को 2015 में जैसा बताते हैं कि हम तो मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, अब वो खुद पार्टी उन्होंने बनाई है। ठीक है, संकल्प है बदलाव का, बिहार को बदलना चाहते हैं। लालू नीतीश की जो राजनीति है पिछले 3 दशक और उससे अधिक का, और एक नया कुछ एक चेहरा बनाने की कोशिश की है, और ये संदेश जो दे रहे हैं वो अपील भी कर रहा है। रही बात कि वो किससे उनका जुड़ाव है, किसका उनके पीछे हाथ है, ये यदि सवाल करेंगे तो एक तो अभी जो 2 साल से उनका जितना नैरेटिव किया है, तो वो कहते हैं कि नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करेंगे और तेजस्वी को सत्ता में आने से रोकेंगे। मतलब अभी बिहार में लालू नीतीश दोनों इक्वली उनके टारगेट। स्वाभाविक है, नीतीश कुमार सत्ता में है, यदि सत्ता से उनको बाहर करना है तो अपोजिशन के ही रोल में है वो कैसे, और बीजेपी सहयोगी दल है, बीजेपी के चेहरा है नीतीश कुमार, तो बीजेपी से जुड़ाव। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि सबसे तीव्र प्रतिक्रिया जब किसी दल में पहली बार देखने को मिली वो राजद को लगता है कि प्रशांत किशोर ने जिस ढंग से खासकर मुसलमानों के क्षेत्र में जब वो सीमांचल का दौरा किया प्रशांत किशोर ने, वो तो 5 जिला है, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, आप सभी जानते हैं। किशनगंज में तो 70% से अधिक पॉपुलेशन है मुसलमानों के, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, और वहाँ मुसलमानों की जैसी भीड़ जुटी। अब उस क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी है तो भीड़ किसकी जुटी? वहाँ ओवैसी साहब भी जाएंगे तब भी, आप तारिक अनवर जाएंगे तब, सबों की देखने सुनने के लिए तो मुसलमानों की भीड़ जुटी है। लेकिन उस जुटी भीड़ से राजद घबरा गया, और आपको और वो लगा कि भाई जो हमारा EM है, जो मुस्लिम और यादव की राजनीति के बूते 90 से लालू प्रसाद चाहे सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर रहे। बढ़िया, ये आपने बहुत बढ़िया सुंदर एनालिसिस रखी आपने कि बेशक वो सत्ता के खिलाफ ही खड़े होंगे अपनी पार्टी, लेकिन वो जिसकी जगह को घेरेंगे, जिसका वोट बैंक अपनी तरफ करेंगे, उसकी भी चिंता होगी। तो कुल मिलाकर जगह बड़ी सीमित होती है, उसमें एक नया खिलाड़ी आता है तो दिक्कत बढ़ी जाती है। और आरजेडी की जो त्वरित प्रतिक्रिया है वो इसको बताती भी है। अमृतांशु जी, हमने अभी हाल के दिनों में अगर किसी पार्टी का जबरदस्त प्रादुर्भाव देखा तो वो आम आदमी पार्टी है। 10 सालों में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा लिया, एक आंदोलन से निकली, आंदोलन के बाद में फिर दिल्ली की राजनीति को साधा, फिर धीरे धीरे अपने पैर पसारे, मतलब बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पार्टी आगे बढ़ी है। आप इस लिहाज से कि आज के दौर में एक पार्टी को खड़ा करना और चलाना, बेशक अभी वो बिहार में अपने कदम जमा रहे हैं, लेकिन आप उनकी तैयारियों को और बिहार में एक नई पार्टी की संभावनाओं को कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार में राजनीतिक अपॉर्चुनिटी, मौके बहुत हैं, क्योंकि 2, 3, 4 जो मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं वहां, उनको अगर आप नजर लगाएं तो किसी में भी नेतृत्व, राजद और जेडीयू को छोड़ दें जो कि काफी लंबे समय से राजनीति में रही हैं बिहार में, बीजेपी और कांग्रेस में, दोनों में कोई भी पार्टी मजबूत नेतृत्व लेकर के आगे नहीं आ पाया है। ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है, और यहीं पे पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी का मौका देख रहे हैं जन स्वराज के प्रशांत किशोर। एक दूसरी बात यह है कि जनता दल यूनाइटेड जो है वो काफी पुराने समय से अब वो ढलता जा रहा है और उसका वोट बेस श्रिंक कर रहा है। ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा है मुस्लिम का वोटों के बंटवारे का, और बिहार का जो स्प्लिट वर्डिक्ट है
उसकी संभावनाएं बढ़े रहने की। ऐसे में 15-20 सीट भी अगर कोई पार्टी ले आती है, नई ही पार्टी क्यों ना हो, तो उसका काफी इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो मौकों को अगर आप देखें, अपॉर्चुनिटीज को देखें अगर आप, तो जन स्वराज एक ऐसे समय पे आया है जिससे कि उस पार्टी को लाभ ही लाभ होना है, नुकसान कुछ भी नहीं। आपने दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। एक तो ये कि अभी जैसे हालात बने हुए हैं बिहार में, उसमें इनको चुने या इनको चुने, कोई एक ही चॉइस रहती है। तो आप फिर दें कि नहीं, अगर आप इन दोनों से परेशान हो गए तो लीजिए, ये तीसरी चॉइस आपके सामने यहाँ पर आ रही है। और दूसरा, आपने एक ये जो बात कहा कि हमेशा एक वैक्यूम हम देखते हैं कि राजनीति में हमेशा क्रिएटेड रहता है। अगर अच्छी तैयारी और भरोसा जगाने के साथ में कोई सामने आता है तो वो काम प्रशांत किशोर करते रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अब थोड़ा सा, क्योंकि ये जो चर्चा है अभी तो प्रशांत किशोर की, तो हम बात करेंगे उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी पार्टी को वो कैसे आगे ले जाएंगे, उनकी पुरानी रणनीतियों को देखते हुए। लेकिन महत्वपूर्ण बात है बिहार का मिजाज। बिहार की जनता किस तरीके से सोचती है, वोट का जो पैटर्न होता है वो किस तरीके का होता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। कुमार राकेश जी, आपका भी स्वागत है पैनल पर। मेरे साथ में अरुण पांडे जी, आलोक कुमार जी, अमृतांशु जी, तीन और पत्रकार बने हुए हैं। तो इन तीनों की टिप्पणी हो चुकी है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा संक्षेप में आप भी एक ओपनिंग रिमार्क दें कि प्रशांत किशोर की संभावनाओं को, बिहार की राजनीति में एक नई पार्टी की संभावनाओं को आप अभी कैसे देख रहे हैं? प्रशांत किशोर जो है कुछ ऐसे नैरेटिव्स गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जिन पे यदि देखा जाए, प्रशांत जी ने कई चुनाव जिताए। मोदी जी का जो पहला चुनाव था 2014 का, उसके वो इंजीनियर रहे। उसके बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव, फिर साउथ जो है दक्षिण भारत के चुनाव, वहाँ भी मतलब जगन मोहन रेड्डी का चुनाव कह लीजिए, या उसके पहले तेलंगाना का चुनाव। तो कई उन पे एक रहा कि वो जो है वो बेहतर किया। लेकिन अभी बिहार में लगता है कि कुछ ऐसा कंफ्यूज से लग रहे हैं मुझे। हालांकि अरुण जी हैं, आलोक जी हैं, ये भी कमेंट किए होंगे। मैं थोड़ा सा विलंब से आया, और हमारे आशुतोष चतुर्वेदी प्रधान संपादक प्रभातपुरी पुस्तक का विमोचन था, मैं बीच में समय लेके आया हूँ। तो चूंकि प्रवीण जी का आग्रह और हमारे परेश जी का, तो जो उनका जो अभी जो नैरेटिव्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके उस नैरेटिव से मैं सहमत नहीं हूं कि बिहारी का जो छवि है और जो बिहारी लोगों का जो छवि अभी भी एक पिछड़े का है। क्योंकि जब अभी पिछड़े का है तो प्रशांत किशोर कहाँ से आते हैं? प्रशांत किशोर ने इतने दिमागदार आदमी होने के बावजूद, और पैसे भी कमाए, मान भी कमाया, सम्मान भी कमाया, और बिहार को बदलने की बात कर नीतीश बाबू के भी वो सलाहकार रहे। तो जो पॉलिटिक्स है प्रवीण जी, पॉलिटिक्स के अपने अपने मायने हैं, अपने अपने उसके दर्द भी हैं, अपने अपने उसके खुशी भी है, गम भी है। लेकिन अभी जो नैरेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, अब उसमें सुशासन से सुराज जो आपका विषय है, उस सुशासन में कितना सुशासन था वो बता सकते हैं, सुराज कितना है वो बता सकते हैं, और सुराज कितना महसूस करते हैं। सुशासन और सुराज दोनों महसूस करने की बातें हैं, और जो वहां के लोग महसूस कर रहे हैं, जैसे कि जब तक बीजेपी साथ थी नीतीश बाबू के शासन में, तो वहां पे सुरक्षा जो एक लॉ एंड ऑर्डर थी इतना मजबूत था कि लोग 12-1 बजे से निकलते थे। तो बीच में राजद के साथ आए, तेजस्वी के साथ, फिर वो सारे क्रिमिनल्स जो हैं कि उनके पर खुल गए। तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिसपे हमको चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने कहा भी कि हम जो अगला सेगमेंट है उसमें बात यही करने वाले हैं कि किस तरीके से बिहार की सियासत और उसका मिजाज रहा है। आपने कुछ बातें हालांकि यहाँ पर छेड़ दी हैं। ये सुशासन जो बाबू है, ये भी उन्हीं का कैंपेन है ये दिया वहीं से गया है, इसीलिए सुशासन से जनसुराज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हर जगह रहे हैं। और जो कांग्रेस से बात नहीं बन पाई, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा था, उसमें यही एक बात आई थी। बड़े नेताओं ने, केसी वेणुगोपाल जी ने और अन्य लोगों ने कहा था, क्रेडिबिलिटी का फैक्टर है कि ये तो इनके साथ भी है, उनके साथ भी है, ये किसके होंगे, ये एक बड़ी बात थी। अरुण जी, मैं यही टिप्पणी आपसे चाहूंगा, थोड़ा सा मुझे बताएं कि इनके मन में क्या चल रहा है, और प्रशांत किशोर की अपनी राजनीतिक समझ जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी तक सीमित ना होकर एक व्यक्ति, जो एक ऐसा व्यक्ति जिसके कनेक्शन बहुत हैं, वेल कनेक्टेड व्यक्ति हैं, तो इनके विषय में बताएं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, और एक स्ट्रैटेजिस्ट के नाते ये अपने आप को कितना फायदा पहुंचा पाएंगे। देखिए, एक सवाल सबसे बड़ा है कि बिहार जो आज हम आप देख रहे हैं, बिहार की छवि, इसका अतीत गौरवशाली रहा है। एक सवाल सबसे बड़ा यही है, वो सवाल से उत्तर खोजते हैं कि बिहार की जो मौजूदा स्थिति है, क्या ये बदलाव लाया जा सकता है?
हम पिछले 34 साल से, अब कहिए कि 2025 में चुनाव होगा, 35 साल से हम लालू और नीतीश को देख रहे हैं। और लालू नीतीश ने जो कुछ बिहार को जिस रूप में अभी आज रखा है, क्या इसमें बदलाव लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता है? एक जो समझ बन गई है कि अब बदला नहीं जा सकता, तो प्रशांत किशोर इसके हैं कि नहीं बदला जा सकता है। आपने पहले तो एक जो एम्बिशन है, एम्बिशन होना चाहिए, तो एम्बिशन ही मर चुका है और एस्पिरेशन, दोनों बात होनी चाहिए कि हमारा कोई कहीं यदि यात्रा करेंगे तो एक ध्येय उद्देश्य हो। आज प्रशांत किशोर ने 3-4 बातें आपने भी सुनी होगी और आपके व्यूअर्स भी सुन रहे थे कि कैसे गरीबी दूर की जा सकती है, कैसे बेरोजगारी दूर की जा सकती है। एक एजेंडा दिया उन्होंने और उसके रास्ते भी बताए। एक तो प्रशांत किशोर के बारे में मैं ये समझता हूँ कि अब तो नीतीश के सुशासन हो, यही बिहार है और फिर नीतीश का बाहर है, सब कुछ करते रहे। लेकिन आज नीतीश कुमार में सुशासन सिर्फ अब कहिए कि एक वही है, जुमला और नारा रह गया सुशासन की। बात ठीक है कि जब नीतीश कुमार पहली बार आए तो फर्स्ट 5 ईयर लोगों ने बदलाव इसलिए देखा था कि लालू प्रसाद के शासन में स्टेट नेगेटिविटी में चला गया था। कानून व्यवस्था, जो राज्य सरकार की लोगों के जान माल की हिफाजत करना सबसे मौलिक प्राइम दायित्व होता है, वही विफल हो गई थी, जिसको जंगल राज हम आप भी कहते रहे और कोर्ट ने इसको शुरू में कहा था। एक बदलाव महसूस हुआ, लेकिन आज की तारीख में, और उसमें संसाधन की कमी थी, चारा घोटाला सामने आ गया, मतलब सरकारी पैसे खजाने से लूटे जा रहे थे। नीतीश कुमार को एक प्लस पॉइंट ये हुआ कि जैसे ही वो सत्ता में आए तो अमीर खुसरो कमीशन, मतलब वित्त आयोग की जो सिफारिश थी, उसमें बिहार की गरीबी, बिहार का पिछड़ापन, बिहार की आबादी, ये वरदान साबित हुआ। जो उस कमीशन ने कहा कि भाई ऐसे राज्य को यदि हमको बढ़ाना है तो हमें तो प्राथमिकता देनी होगी, और केंद्र से जो राशि मिलती है, हिस्सेदारी भी तब तक जो नरेंद्र मोदी एज चीफ मिनिस्टर लड़ते रहे थे, 42% आज केंद्रीय करों से राज्य की हिस्सेदारी, तो संसाधन की कमी नहीं है। अब तो आज बिहार सच पूछे, मैं मानता हूं कि खर्च संकट से जूझ रहा है, और लालू प्रसाद के शासन में जो शासनिक भ्रष्टाचार था, राशि का, सरकारी राशि का जितना गबन और दुरुपयोग लूट हो रही थी, आज उससे अधिक नीतीश कुमार के शासन में तो कहिए कि भ्रष्टाचार आकंठ, भले ही वो जीरो टॉलरेंस की बात ठीक है। तमाम राजनीतिक दलों के लिए, बड़े बड़े चेहरों के लिए उन्होंने कैंपेन्स बनाए, चुनावी रणनीतियां बनाई। अब अपने लिए तो वो निश्चित तौर पर कुछ एक अलग किस्म की स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे, इसमें भी लोगों की बड़ी दिलचस्पी है। बहरहाल पार्टी की लॉन्चिंग के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है वो पहले आपको सुनवाते हैं, फिर मेहमानों से बातचीत करेंगे। यहां पर तो समाजवादी भी आए हैं, गांधीवादी भी आए हैं, बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग भी जुटे हैं, और भाजपाई भी संघ में जाने वाले लोग भी जुटे हैं। 5 टाइम नमाज पढ़ने वाले मुसलमान भी आए हैं और शाखा चलाने वाले शख्स भी आए हैं। तो हम लोग की विचारधारा क्या हुई? जन सुराज की विचारधारा, जो महात्मा गांधी ने जो बात बताई, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सिखाया, जो बाबा साहब अंबेडकर ने बताया, जन सुराजियों क्या विचारधारा हुई मानवता, मानवता से आगे बढ़कर कोई बात नहीं है। मानव मानव में, आदमी आदमी में, जाति धर्म वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ह्यूमन फर्स्ट, ये आपकी हुई विचारधारा। और आपका उद्देश्य क्या है? क्यों जुटे हैं हम लोग? इसलिए नहीं जुटे हैं, इसलिए नहीं जुटे हैं कि किसी को मुख्यमंत्री बनना है, किसी को एमएलए बनना है, वो तो कई बरस से आप बनाते रहे हैं। इस उद्देश्य से आप जुटे हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा बिहार देखें जिस दिन हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। अरे भाई, आप तो सब लोग इतना समझदार है, तो ये हुआ कैसे नहीं? तब जितने लोग आप यहां आए हैं, सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, और जरा सोचकर बताइए कि आपने अपने जीवन में, किसने अपने जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए एक बार भी वोट दिया है?
देखिए, कई लोगों के भाषण डिज़ाइन किए हैं और प्रशांत किशोर की सोच, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक अच्छी सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इनके मन में क्या चल रहा है ये कहना बड़ा मुश्किल है। हालांकि मैं बात कर रहा था आलोक जी से और मैंने कहा कि कुछ ऐसा चल रहा है, हम लोगों ने कुछ बातें की और मैं चाहूँगा कि जो बता सकते हैं, आपको क्या लगता है कि हालांकि अरुण जी ने भी कई बातें बताई, लेकिन आलोक जी मुझे बताइए कि क्या चल रहा है इनके जहन में, क्या चाह रहे हैं ये करना। देखिए, एक तो वो खुली तराजू पे चिड़ियों को तौलने के लिए निकले हैं। जिस जगह वो गए हैं ना बिहार में, वो थोड़ा टफ है। जैसे उनको पहले ही शुरुआत में सफाई देनी पड़ रही है, कौन लोग हैं, मुस्लिम हैं, सब हैं, इकट्ठे अलग अलग करके सेगमेंट वाइज बता रहे हैं, इतने सारे लोग हैं। तो ये बात लगभग दिल्ली में भी लोग 2013 में लोगों ने देखा था कि लगभग इसी पैटर्न पे एक पार्टी बन गई और चल गई। तो ऐसा अगर रिपीट हो रहा है बिहार में तो हो सकता है। लेकिन जहाँ तक क्रेडिबिलिटी की बात है, तो क्रेडिबिलिटी की बात अरविंद केजरीवाल के बारे में बाद में पता लगी। इनके बारे में बहुत कुछ पहले से पता है लोगों को, पब्लिक डोमेन में लगभग 2013 से हैं ये। और गुजरात में इन्होंने काम शुरू किया था, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद जो बात निकल के आई कि ये चाह रहे थे वो लैटरल एंट्री की बात हो जाए, जो कैबिनेट सेक्रेटरी के जगह एक लैटरल एंट्री बने और वहाँ इनको डाल दिया जाए और ये अपने सलाहकार के तौर पर जैसे गुजरात से दिल्ली लाए थे तो चलाते रहे। लेकिन किसी न किसी कारण वो संभव नहीं हुआ। तो बात फिर वहाँ से निकल के आई कि किसी ने इनको सलाह दी वहीं से कि आप चले जाइए वहाँ बिहार अपने राज्य में और नीतीश कुमार से कहते हैं वहाँ सेट हो जाइए आप। फिर ये आ गए नीतीश कुमार के पास। वहाँ उन्होंने 7 संकल्प जो है नीतीश कुमार का, जो कन्वर्ट करने में, सुशासन को और स्ट्रांग करने में, उससे पहले नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे और सुशासन पहले उनका नाम आ चुका था। लेकिन इन्होंने यहाँ आकर के 7 संकल्प शुरू किया। लेकिन यहीं आकर के एक जो प्रशांत किशोर की जो व्यापकता है वो बढ़ी। वो इसलिए बढ़ी कि इनको ये क्रेडिट गया कि अचानक से 2019 के चुनाव के आसपास इन्होंने जेडीयू और आरजेडी का अलायंस करा दिया। जो जेडीयू लगातार एनडीए के साथ थी, एक असंभव सा काम वहाँ करा दिया कि लालू प्रसाद यादव के घर ले गए नीतीश कुमार को, वहाँ दोनों ने गला मुलाकात, जिसकी वजह से नीतीश कुमार आए थे, जिनके खिलाफ में, उन दोनों वोट बैंक को क्लब करके बीजेपी को माइनस कर दिया। वो एक लगभग इनका पैराडोमिन शिफ्ट था प्रशांत किशोर का, लोगों ने वो देखा। और उसके बाद धीरे धीरे करते, जैसे बता रहे थे अरुण जी, बता रहे थे कैसे इन्होंने पार्टी में ललन सिंह को नंबर 2 से कहाँ धकेल दिया, खुद अपने आप नीचे आ गए और सब कुछ आ गया नीतीश कुमार का। उसके बाद इनके पास लालू प्रसाद यादव से भी इनके बड़े अच्छे रिश्ते रहे। तो दोनों के खिलाफ ये नहीं जा सकते क्योंकि दोनों की इन्होंने पैरवी की अपने हिसाब से और पब्लिक डोमेन में। हालांकि पैरवी तो सभी की कर चुके हैं। हाँ, तो लेकिन किसी के खिलाफ नहीं जा। लेकिन जिस मैदान में गए हैं, जहां वो एक डिजाइन कर रहे हैं इनकी वजह से, तो एक दौर इनके पास आऊंगा कुमार जी। हाँ, एक मजबूत मौका इनके पास आया कि दोनों के साथ इन्होंने रह के काम किया। और अगर उस दौरान ये कन्वर्ट नहीं कर पाया जो बातें कह रहे हैं, और बड़े प्रभावशाली थे उस समय, उसके बाद वहीं से सिलसिला शुरू हुआ प्रवीण जी इनका कि वहां से फिर वो एनडीए से बाहर वाले ग्रुप में संपर्क में आए, फिर कांग्रेस के पास गए, फिर दक्षिण में तमिलनाडु के पास गए, जैसा कि बता रहे थे अपने मित्र कुमार राकेश कि वो वहाँ करुणानिधि के यहाँ गए, वहाँ उन्होंने मदद की, फिर तेलंगाना में मदद की, फिर ममता बनर्जी की यहाँ मदद करते गए, फिर कांग्रेस के पास आए, पंजाब में अमरिंदर सिंह के यहाँ गए, अलग अलग जगह जाते रहे। लेकिन वो जो दोनों का मिश्रण कराया और यूपीए की ओर गए प्रशांत किशोर, तो प्रशांत किशोर को अचानक से ये सलाहकार का एक बड़ा सा दरवाजा खुल गया और उन सब जगह जाने का मौका लगा जो एंटी बीजेपी था। अब लेकिन मीसा भारती कह रही है कि बीजेपी की बी टीम है। अब बीजेपी की बी टीम हो सकता है, ऐसी बात अरविंद केजरीवाल पे भी उस दौर में लगा था जब लगातार कोशिश के बावजूद बीजेपी दिल्ली में नहीं आ पा रही थी। वो तो हसदुद्दीन ओवैसी को भी यही कहते हैं। यही कहते हैं। तो वो एक पब्लिक नैरेटिव गढ़ने की बात है। और वाकई जो बिहार में हालत है प्रवीण जी, वो ये हालत है कि अपोजिशन का जो एक सॉलिड वोट बैंक बनता हुआ दिख रहा है आरजेडी के पक्ष में, सेंध तो वहीं लग रही है, डाइल्यूट तो वहीं हो रहा है। नहीं, ठीक है, आपने पूरा एक सफर जो है वो बहुत फटाफट। कुमार जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, पर मैं अमृतांशु जी के पास बड़ी देर से नहीं गया, एक कमेंट में उनका लेना चाह रहा हूं। अमृतांशु जी, ये जो भीड़ दिख रही है ये क्या बताती है? मतलब ये एक तैयारी है या सचमुच में आपको लगता है कि एक ऑर्गेनिक भीड़ है, ऑर्गेनिक क्राउड है जो कि लोग जुट रहे हैं और वो इस तरह का कोई बदलाव चाहते हैं, या ये एक तैयारी है? ये भी थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आज इन तस्वीरों ने आरजेडी को भी बड़ा परेशान किया, जैसा अरुण जी बता रहे थे। अमृतांशु जी, ऑर्गेनिक है या फिर कॉबल्ड अप है, ये तो बाद में अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन आज की तारीख में ये बात सत्य है कि एक पॉलिटिकल एंटिटी का फॉर्मेशन बिहार में
हो चुका है। दूसरा, ये बात सत्य है कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी बिहार में बहुत ज्यादा है। ये बात सत्य है कि बिहार की जनता सामाजिक तौर पर बिखरी हुई है। ये बात सत्य है कि बिखरे हुए वोटों में से कुछ कुछ वोटों को बटोरना कोई मुश्किल काम नहीं है। और ये बात भी सत्य है कि प्रशांत किशोर इसी गणित के खिलाड़ी हैं। जी जी कुमार राकेश जी, ये जो भीड़ वाली बात है इसमें तो कोई दो राय नहीं कि प्रशांत किशोर ने लोगों को अपने साथ जोड़ने के बहुत प्रयास किए। देखिए, कई अधिकारी आए हैं, कई पार्टियों पुराने नेता आए हैं। हालांकि ये भी जुटाना बड़ा मुश्किल होता है। हम तो देखते हैं बड़ी बड़ी पार्टियों को कई जगहों पर नेता जुटाना और टिकट देना, आजकल इसमें भी बड़ी चुनौतियां आती हैं। तो ऐसे में प्रशांत किशोर जिस तरीके से अपनी टीम को जोड़ रहे हैं, जिस तरीके से वो एक क्राउड गैदरिंग को दिखा रहे हैं, ये क्या इंप्रेशन देता है और ये कितना आपको लगता है कि बिहार में एक असर डालती हुई दिखाई दे रही है अपनी शुरुआत के साथ में ये पार्टी? देखिए, यहाँ पे कई बातें कही गई और आलोक जी ने जो इंडिकेशन दिया, सही बात कही। 2013 में केजरीवाल वाला जो एक संयोजक लिखा है इन्होंने, अपनी पार्टी में अध्यक्ष नहीं लिखा। कई चीज साम्यता तो है, ईमानदारी की बात है, चूंकि नहीं कह सकते कि मैं बहुत बड़ा ईमानदार हूं, चूंकि सभी पार्टियों के बेईमानी के पैसे को जोड़ के घटा करके उन्होंने सबका कैंपेन किया। तीसरी बात जो अभी अमितांशु जी कह रहे थे कि भाई एक नया मैदान खुला है, सबको बटोरने वाली बात है, वो भी एक हद तक सही है। लेकिन जो कुछ बातें हैं, मैंने कुछ इनकी सभाएं देखी कि भाई मुस्लिम वोट बैंक उसी पे काम कर रहे हैं, महिला वोट बैंक वो उन्हीं का दिमाग था कि साइकिल दे दो, वो महिला वोटर्स नीतीश जी के साथ आ जाएंगे। तो और वहां से जो गए थे नीतीश जी से, तो मुझे क्या लगता है आज की तारीख में मानवता की बात करने वाले प्रशांत किशोर क्या जातिवाद का जो चक्र भी वो तोड़ पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। जो जातिगत जो वोट बैंक है उसको वो क्रश कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जो विभेद है वह इस मुस्लिम और हिंदू का, जी देखा जाए, एक बार साबिर अली है, MP रहे राज्यसभा के, उन्होंने मुझे, मैं उनको इसलिए कोट कर रहा हूं, और अरुण जी को पता होगा, श्रीकांत जी ने भी एक पुस्तक लिखी जातिवाद को लेकर के, और मुस्लिम का किस तरह से बढ़ा पिछले 10 वर्षों में वोट बैंक, जो कहाँ 2% 3% था, यदि पूर्णिया से लेकर के मधुबनी तक, तो उसको किसने समेटा? ओवैसी ने। उसको फिर किसने समेटा? तो RJD ने। तो ये जो ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं वो तो नहीं चलने वाला, ना कि बिहार की राजनीति में, ना भारत की राजनीति में। लेकिन जो एक बटोरने वाली बात है और जो वोट बैंक को समेटने वाली बात है, थोड़ा थोड़ा सबको डेंट करेंगे। और तीसरी बात, ये किसी पे सीधा प्रहार कर ही नहीं रहे। अभी उन्होंने सबका नाम लिया सबका नाम लिया, सब आए हैं, तो सब आए हैं तो आप कौन है? आपकी जन स्वराज है, कोई नया नारा नहीं है। जन स्वराज आजादी के पहले और आज दोनों के बीच में देखा जाए तो नारा है, लेकिन आजादी के बाद का जो जन स्वराज है वो स्वराज जाके अटक गया नेहरू खानदान पे, नेहरू गांधी खानदान में जाकर अटक गया, कहीं निकला ही नहीं स्वराज वहां से। तो ये अभी जो है भाई RJD का स्वराज पूरा परिवार लालू परिवार की तरफ है। नीतीश जी इस मामले में बड़े सुखी हैं और बहुत ही अलग से कहा जाए निरपेक्ष भाव में है, उनका कोई परिवार नहीं है। बीजेपी के लोग जो हैं अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो जो कैडर वोट है, जो ऑलरेडी फिक्स वोट है, वो कितना डेंट कर पाएंगे ये आने वाला समय बताएगा। और एक नया समीकरण गढ़ पाएंगे, ये भी बहुत बड़ी चुनौती का मामला है। इसमें मुझे लगता नहीं है कि ठीक है, एक नया उन्होंने नैरेटिव दिया, नई चुनौती दी, लोग थोड़ा सा वो झंझनाहट वाली आती है, थोड़ा हाथ पांव झाड़िएगा झंझनाहट खत्म हो जाती है, तो वो थोड़ा सा कंपन झंझनाहट उन्होंने राजनीति पैदा की, अच्छी बात है। और हम चाहते हैं कि, लेकिन बिहार की फिर जो गलत छवि को पेश कर रहे हैं उसका मैं अक्षर से विरोध करता हूं। बिहार की छवि, हाँ ठीक है, चलिए आपने मतलब एक तरह से ये झंझनाहट वाला आपने उदाहरण दिया, इससे समझ में आता है कि आपका मत ये है कि अभी शुरुआती तौर पर थोड़ा पॉपअप दिख रहा है, लेकिन ये बहुत लंबा जाएगा या बहुत इंपैक्ट डालेगा, ये आपको नहीं लगता है। ये आपकी बात मुझे समझ में आई। मैं अरुण जी के पास जा रहा था, लेकिन अमृतांशु जी बीच में कुछ कहना चाह रहे थे। जी अमृतांशु जी, ऐड करें अपनी बात। एक ही वीक पॉइंट है इस पूरे कहानी में, वो है कि प्रशांत किशोर ने सारा कुछ शुरू से लेके अंत पार्टी बनाने तक खुद किया, और जिम्मेदारी नहीं ले पाना या पार्टी की अध्यक्षता नहीं लेना या जिम्मेदारी से भागना, ये सबसे बड़ी भूल होगी। और
यही सबसे बड़ा डिमेरिट है जी। हालांकि इस पर बात हुई और ये भी एक स्ट्रेटेजिकल लगता है कि वो अल्टीमेटली पावर तो उन्हीं के पास रहेगी, वो किसी को भी बैठाएं, इस तरह की बात भी अभी पैनल पर निकल कर आई। अरुण जी, दो तीन चीजें आई हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक बदलाव की राजनीति का नारा देना इस देश में, और वो अपील करता है, लोग चाहते हैं, क्योंकि ये अपेक्षा है उनकी कि भाई ये भी गड़बड़ वो भी गड़बड़, तो कुछ तो नया हो। आम आदमी पार्टी इसी तरह से आई थी, हालांकि वो एक जन आंदोलन से निकली और उसके बाद में हम देखते हैं कि एक्सीडेंटल है, बहुत प्लान्ड है, कहना बड़ा मुश्किल है उसके बारे में, वो डिबेटेबल इशू रहा है। लेकिन ये तो पूरी तैयारी से आए हैं, ये पहले तैयारी करके कि हमें अपना दल अब बनाना है, और उसके लिए 2-3 साल से वो कार्य कर रहे थे, खुद कहते हैं, स्वीकार करते हैं। तो ये बदलाव की राजनीति सचमुच कुछ होता है, या फिर अल्टीमेटली एक राजनीतिक दल बनाना और उसी कार्डर वोट बैंक की बात अभी आ गई, कुमार राकेश जी ने भी कहा है, उसी वोट बैंक, वो मुस्लिम दलित और वही सारी बातें हो रही, यानी राजनीति वही करना है, बस एक बैनर नया है। नहीं प्रवीण जी, बदलाव की राजनीति नहीं आती तो कांग्रेस ही अब तक सत्ता में रहती। लोहिया जी ने जो बदलाव का किया गैर कांग्रेस बात का, तो कांग्रेस कहाँ चली गई? अब दिल्ली ही की बात करें ना, दिल्ली में एक और जहां कांग्रेस हुआ करती थी, अब शीला दीक्षित तक की बात मैं करता हूँ, तो शीला दीक्षित की वजह वो आ गई भाजपा। अब ये दोनों ही में जो किसी ने उम्मीद की क्या थी कि क्या आप पार्टी आ जाएगी? आप पार्टी न सिर्फ दिल्ली आई, पंजाब भी चली गई, और कांग्रेस तो वहां अब मुक्त लड़ाई में भी नहीं रही, बीजेपी अभी दिल्ली में है। तो ये बदलाव की जो बात होती है, देखिए लालू और नीतीश की राजनीति, जिन लोगों ने बहुत करीब से देखा, बिहार को देखा, काम देखा, जो उम्मीद जगी नहीं, तो बदलाव तो 15 साल 18 साल हो गए नीतीश कुमार। किसी ने, हम लोग ने तो उम्मीद नहीं की थी कि लालू को जो रुतबा था और सब लोग कायल थे उसके, जिस ढंग से, ये बात तो आज प्रशांत किशोर ने 2-3 बात बड़ी ईमानदारी से कही कि लालू प्रसाद ने बिहार में गरीबों को, वंचितों को आवाज दी, बस आवाज भर दी। नीतीश कुमार ने कहा बदलाव किया, ये बात जो मैंने आपसे बात कही कि प्रारंभ 5 साल लोगों ने सकारात्मक बदलाव किया था, लेकिन कैसा सुशासन। आज मुख्यमंत्री को आंख भी दिखानी होती है तो बिहार में वो आंख दिखाते नहीं है, दिल्ली एम्स में जाते हैं। और कोई सरकारी महकमा, कोई अधिकारी क्या बिहार के सरकारी स्कूल में किसी के बच्चे पढ़ते हैं? कैसा सुशासन। मैं थोड़ी वानगी इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक नारा अच्छा सुशासन सुनने में लगता है, कैसा सुशासन। आज बिहार सरकार ने इसी साल के बजट सत्र में 3 एक कानून रहे बिहार में, भू माफिया एक्टिव है, बालू माफिया एक्टिव है, शराब बंदी है, पूर्ण शराब बंदी अप्रैल 2016 से, और होम डिलीवरी शराब की हो रही। आए दिन बिहार के अखबारों में, मीडिया में सुर्खियां बनती है कि आज वहां 25 लाख की शराब पकड़ी गई, वहां जैसे आपने अभी एक खबर दिखाई कि दिल्ली में कोई 2000 करोड़ का कोकीन पकड़ा गया। तो ये तो जो ऐसी स्थिति बनी है, तो अब नीतीश जी का हो गया, जो एक थी वो, अब उनका जो राजनीतिक उत्थान का जो था वो अब दिन चल गया। अब बदलाव उनसे भी लोग, और एक राजनीतिक जो एक सामाजिक परिस्थिति है, लालू से उभरे लोगों ने नीतीश को गले लगाया। अब नीतीश से भी जो लालू विरोधी मत, खासकर मैं अपर कास्ट की बात मैं कर रहा हूं, अब उनमें भी वो लालू प्रसाद के प्रति, वो तो लालू प्रसाद जो तेजस्वी ने कहा कि हम A to Z कहने भर की बात है, व्यवहार में अभी कुछ नहीं है, वो तो कोई कहीं कुछ बदलाव नहीं मैं देखता हूँ, M22 से बाहर कुछ सोच भी नहीं है। और आज प्रशांत किशोर के पार्टी लॉन्च करने के बाद जो सबसे अधिक तिलमिलाहट है राजद में, वो आरजेडी में देखें, और इसी MY फैक्टर को कहीं वो तोड़ ना दें, इस बात का डर भी देखने को मिला। आपने बहुत बहुत बढ़िया बदलाव के बारे में बात कही, लेकिन बदलाव 2 तरीके से होते हैं। एक तो ये नहीं चलो इनको चेंज करो, अब एक नई पार्टी आएगी। एक बदलाव होता है कि राजनीति का स्वरूप बदला जाए, तौर तरीका बदला जाए, एक विचारधारा वाली बात भी होती है। आलोक जी, इस स्तर पर बदलाव, यानी अल्टीमेटली प्रशांत किशोर आ गए, चलिए मान लिए पार्टी खड़ी कर ली, उनको सफलता भी मिल गई, सीटों की तादाद इतनी आ गई कि किंग ना भी बने तो किंग मेकर बन गए, जैसी कोई स्थिति बन गई मान लीजिए। लेकिन फिर भी उनके दांव पेच वही रहेंगे जो किसी भी दल के होते हैं। मैं इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि ये जमीनी बदलाव भारतीय राजनीति में कब आए, और जो चिंताएं अरुण जी ने रखी हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि बिहार के हालात बदलने के लिए वो बदलाव जरूरी है कि राजनीति के तौर तरीके बदलें। लेकिन क्या ऐसा कुछ संभावना लगती है कि प्रशांत किशोर कर पाएंगे? प्रवीण जी, मैं थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ले जाना चाहूंगा अपनी बात को। हर शताब्दी का अपना मिजाज होता है। ये शताब्दी हम चौथाई हिस्से में हैं,
2024 में आ गए, 2025 में आ गए। पिछली शताब्दी की गणना करेंगे तो यही वक्त था जब भारत की राजनीति बदल रही थी, 1925 के आसपास बदल रही थी। यही 1857 का जब बिगुल बजा था तब यही लड़ाई वहाँ चल रही थी, और 1857। तो हर शताब्दी का उस हिसाब से एक मिजाज होता है। यहाँ हम जितने पैनल में बैठे हैं सब पिछले शताब्दी के लोग हैं और उस परिप्रेक्ष्य में सब कुछ समझ रहे हैं, जाति के आधार पर, सब कुछ आधार पर। लेकिन जो प्रशांत किशोर या अरविंद केजरीवाल के जो टारगेट हैं वो नई इस शताब्दी के लोग हैं, नए बच्चे हैं, जिनको टेक्नोलॉजी पता है, जिनको ये कनेक्शन पता है, जिनको पता है कि अल्टीमेटली उनका जीवन का उद्देश्य पैसा पाना है। जिसमें कई बार प्रशांत किशोर ये कहने में सक्षम हो रहे हैं कि हाँ, हम हर व्यक्ति को जो पढ़ा है उसको पैसा देंगे। वो कह रहे हैं ये हर महिला को पास पैसा दे देंगे। तो ये जो कनेक्शन है जो हर के पास, आम आदमी पार्टी आई थी तो जितने कैडर थे, फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने तमाम कैडर को पेड दिया और ऑफिशियली पेड दिया। अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं, तो ये जो यंग कैच का जो तरीका है जिसमें आइडियोलॉजी के आधार पर हम बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारी पारंपरिक सोच है, जिसमें हम जाति को लेते हैं, धर्म को लेते हैं, तमाम चीज़ों को लेते हैं। यूथ भी ऐसा क्या ले रहा है क्या, वो बड़ी समझने की बात है। तो इसमें यूथ नहीं ले रहा है जो दिल्ली में दिखा, जो पंजाब में दिखा, जो एक्सपेंशन में दिख रहा है। केजरीवाल रहने वाले थे हरियाणा के, लेकिन उन्होंने प्रयोग किया दिल्ली में। ये बाहर से प्रयोग करके बिहार पहुंचे हैं, बिहार के रहने वाले थे। तो और इनका एक्सपेंशन अगर चाहते तो पड़ोस में झारखंड है, वहाँ चुनाव हो रहा है अभी, तो वहाँ एक्सपेंड कर सकते थे। लेकिन इन्होंने बिल्कुल केजरीवाल के अंदाज में बांध के सिर्फ बिहार के हिस्से तक रखा, वहाँ बंगाल नहीं जा रहे हैं। तो ये जो एक लेबोरेटरी के तरीके से यंग कैच को लेकर के पॉलिटिक्स करने की जो नई रीति चली है और इस शताब्दी के नए तरीके की रीति है, इसको या कुछ अंदर की बात भी समझ में आ गई थी जनता दल यूनाइटेड के साथ काम करते हुए कि भाई ये बिहार में बहुत फर्टाइल लैंड है पॉलिटिक्स का। यहाँ एग्जैक्टली हमारी सोच है कि हम उस जातिगत आधार पर सोचते हैं तो हमें लालू ही लालू नजर आते हैं। हम जातिगत आधार पर सोचते हैं तो हमें लगता है कि एंटी लालू वोट ही कुछ होगा। लेकिन कुछ तीसरी चीजें हैं। वाकई बिहार में बहुत कसमसाहट है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी को लेके जो बिहार में रह गए हैं लोग। हम सब वहां से बिहार को छोड़ गए हैं, मैं तो खुद 30 साल पहले छोड़ गया, ऐसे सारे लोग छोड़ गए अपॉर्चुनिटी की तलाश में। और वहां जो बच्चे हैं जो नए आ रहे हैं, उनको अगर कोई वहीं पर बात कर रहा है जो प्रशांत किशोर बार बार कर रहे हैं कि मैं तुम्हें यही दूंगा। आपने बहुत ही एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा अभी, वो मुझे लगता है कि वो कैच है। वो इसलिए कि हम देखते हैं कि 20 साल पहले की राजनीति, जो बच्चा पैदा हुआ होगा वो वोट, और बड़ी तादाद में ये युवा यंगस्टर्स जो हैं ये अब वोटर में तब्दील 46% है, ये बहुत बड़ी तादाद है। और आप देखिए कि एक बड़ा शिफ्ट ये देखने को मिल रहा है। और इनको कौन पकड़ता है, और इसमें भी फिर महिलाओं का एक पूरा जो आधी आबादी है उसको फोकस करके कोई चीज, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं। और इसमें फिर हम देखते हैं कि थोड़ा सा धर्म वाला तड़का भी आ जाता है, फिर जात पात वाली बात, वो पुराना ट्रेडिशनल जो राजनीति है उसके छौंके भी लगते रहते हैं। अब क्लोजिंग कमेंट पे बढ़ते हैं। कुमार राकेश जी, प्रशांत किशोर के लिए अपॉर्चुनिटी है, ये तो समझ में आ रहा है। ओवरऑल आपने हालांकि कहा झंझनाहट जैसी बात है और फिर निकल जाएगा, लेकिन वो झंझनाहट बड़ी जबरदस्त वाली हुई है। और अगर इसको कंटिन्यू करते हैं तो आपको लगता है कि एक सक्सेसफुल पॉलिटिकल पार्टी बनेंगे? बहुत अच्छी बात आपने कही कि यदि झंझनाहट कंटिन्यू करते हैं तो फिर वो जो करंट है उसमें आदमी, या जो सॉफ्ट ऑब्जर्वर वाला मामला है वो झेल गया तो फिर वो तो बलिष्ठ है, नहीं झेड़ा तो समाप्त। लेकिन अभी अरुण जी ने बहुत अच्छी बात कही, लालू युग भी देख लिया लोगों ने, नीतीश युग भी देख लिया, अब कौन सा युग है? तो मुझे लगता है इसको यदि पार्टी के स्तर पर देखा जाए तो भाजपा का एक युग बचा हुआ है, इन बिटवीन ये जन स्वराज का युग आने की बात है। तो जो पूर्ण रूपेण है, जो पिछली बार में नीतीश जी ने कहा था मेरा अंतिम चुनाव है, और अभी जो है अरुण जी को ज्यादा पता होगा क्योंकि पूरे अंदर तक रहे हैं, कई अखबारों के संपादक भी रहे हैं। रिपोर्टर संपादक बनना वो हम लोग की जात वही है, रिपोर्ट संपादक बनने वाली। तो उनके पास हर ऐसी खबरें होती है जो हिलाने वाली होती है, झंझनाहट वाली नहीं होती है। तो उन्होंने जो कहा, मुझे लगता है अभी जो आने वाला युग है, बीजेपी और वर्सेस जो भी होंगे वो लोग होंगे, और अपने स्तर पे, चूंकि वो जो वादा की बात होगी लड़ेंगे तो मैं इसको और थोड़ा सा, क्योंकि अब समय हमारा समाप्त हो चुका है, तो लेकिन आपने जो बात कही उसको ऐसे भी रख सकते हैं कि हमने ये देखा कि इस दौर में भी जब पॉलिटिकल रूप से हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की शक्ति बहुत ज्यादा रही, इसके बावजूद आम आदमी पार्टी की अपनी एक सियासत चलती रही दिल्ली में, और हमने देखा कि उसने अपने तरीके से उसको चलाया। पंजाब में भी उसने अपनी जगह बना ली, ऐसा नहीं दिल्ली तक सीमित रहे 2 बार आने के बाद में। तो उनकी हालांकि उनकी अपनी चुनौती
चुनौतियां हैं, अभी हरियाणा में उतरे हैं, कांग्रेस रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, कई अन्य राजनीतिक दल जो हैं वो साथ में आ रहे हैं। हम देखते हैं कि एक ऐसा दौर भी आया जब सारे विपक्षी दल जो आपस में लड़ते थे वो भी एक जगह पर आ गए, क्योंकि उनको बीजेपी के साथ में टक्कर लेनी थी, और थोड़ा असर इस बार के चुनाव में उसका देखने को भी मिला। अब देखते हैं इस सबके बीच में जनसुराज एक पार्टी और आई है, प्रशांत किशोर बड़े कमाल के स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अन्य राजनीतिक दलों के साथ, अपने लिए क्या कुछ कर पाते हैं ये अमृतांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप चलते चलते? देखिए, बिहार में राजनीतिक तौर पे ये जो नए बच्चे हैं, वहां पे विधायक बनना या सरपंच बनना या मुखिया बनना सिर्फ एक पोजीशन नहीं होता, वो एक एम्प्लॉयमेंट के तौर पे भी देखा जाता है कि 5 साल के लिए आपको वेतन मिलने मुझे लगता है इस पर एक चर्चा और रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बड़ा, और अरुण जी भी कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन समय यहां समाप्त हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस बातचीत में जुड़ने के लिए। 5 की पड़ताल में इतना ही।